Subscribe and press the bell icon so you never miss an update from Prep Ladder. हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू प्रेप लैडर। आज के कुछ डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज हम फिर से 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ 5 कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलो आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लिंगराज टेम्पल के ऊपर। लिंगराज टेम्पल वॉज रिसेंटली मेंशन इन द न्यूज। इट इज लोकेटेड इन चारों स्टेट में से कौन से स्टेट में ये लोकेटेड है? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, ओडिशा। ये ओडिशा में लोकेटेड है। अब इसका हम देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था, उसके बाद देखेंगे कि ये कहाँ पर लोकेटेड है और ये टेम्पल कब बना था। ठीक है, लिंगराज टेम्पल से रिगार्डिंग अभी क्या था, रिसेंटली सेंटर ने उड़ीसा गवर्नमेंट को बोला है कि जो उड़ीसा गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लेके आया है वहाँ के रिचुअल्स को मैनेज करने के लिए, अभी रिसेंटली उड़ीसा गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लेके आया है जिसमें वहाँ के रिचुअल्स को मैनेज करने के लिए ये ऑर्डिनेंस फ्रेम किया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि जो ऑर्डिनेंस है ये स्टेट गवर्नमेंट के कॉम्पिटेंस जो है स्टेट लेजिस्लेचर के उसके आउटसाइड है। स्टेट लेजिस्लेचर को इसको बनाने का, इस ऑर्डिनेंस को निकालने का या इस चीज़ को रेगुलेट करने का पावर नहीं है। ठीक है, ये उसकी कॉम्पिटेंस से बाहर है और इसके अंदर ये जो ऑर्डिनेंस है ये कॉन्फ्लिक्ट में है किसके साथ? ये सेंटर ने बोला है कि रूल्स ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1958। ये जो एक्ट है इसके जो प्रोविजंस या रूल्स हैं उससे कॉन्फ्लिक्ट में है। किसके प्रोविजंस? ये जो रिसेंटली उड़ीसा गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लेके आया है फॉर मैनेजिंग एंड रेगुलेटिंग रिचुअल्स ऑफ लिंगराज टेम्पल। ठीक है, इसलिए लिंगराज टेम्पल अभी न्यूज़ में था। अब हम देखते हैं लिंगराज टेम्पल के बारे में। ये हमने देखा कि रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि जो 11वीं सेंचुरी लिंगराज टेम्पल है भुवनेश्वर में, है ना, स्पेशल लॉ जो है इससे एसोसिएटेड जितने भी हैं वो आउटसाइड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा। लिंगराज टेम्पल की बात करें तो ये डेडिकेटेड है शिवा को, लॉर्ड शिवा। ये 11वीं सेंचुरी में बना था। ठीक है, 11वीं सेंचुरी एडी में। इसके बाद ये इट इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ सिटी भुवनेश्वर उड़ीसा। ठीक है, और इसमें कौन सा आर्किटेक्चर है? कलिंगा आर्किटेक्चर। इस लिंगराज टेम्पल को बनाने के लिए कलिंगा आर्किटेक्चर का यूज किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा था लिंगराज टेम्पल के बारे में। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि कौन सी कमिटी इनमें से बनाई गई थी टू सजेस्ट लॉन्ग टर्म मेजर्स फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ऑफ एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई सेक्टर की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के लिए मेजर्स सजेस्ट करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई थी इन चारों में से? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यूके सिन्हा कमेटी। यूके सिन्हा कमेटी को बनाया गया था। अब हम देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों था। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है 808 मिलियन और 6062 करोड़ वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम ऑन रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, रैम प्रोग्राम। ठीक है, रैम प्रोग्राम अभी रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव किया है। अब इसमें कमेटी का रेफरेंस कहाँ से आएगा? क्योंकि ये रैम प्रोग्राम है, ये एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ दिस यूके सिन्हा कमेटी है। ठीक है, यूके सिन्हा कमेटी के जो रिकमेंडेशन थे उसके अकॉर्डिंग ही ये प्रोग्राम लाया गया है, इसलिए ये कमेटी अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी। अब हम देखते हैं ये कमेटी किसने बनाई थी। ये कमेटी आरबीआई ने बनाई थी। एन एक्सपर्ट कमिटी ऑन एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री यूके सिन्हा, 2019 में बनाई थी टू सजेस्ट लॉन्ग टर्म मेजर्स फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ऑफ एमएसएमई सेक्टर। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब जो ये प्रोग्राम है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, ये फॉर्मुलेट किया गया गवर्नमेंट ने टू स्ट्रेंथन एमएसएमईज को स्ट्रेंथन करने के लिए। रिकमेंडेशन यूके सिन्हा कमेटी का था। ठीक है, इसका एम क्या है? टू इम्प्रूव एक्सेस टू मार्केट एंड क्रेडिट, स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नेंस एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल। उनको मार्केट एक्सेस दिलवाने के लिए, उनको क्रेडिट दिलवाने के लिए, क्योंकि रिसेंटली अभी एनपीए क्राइसिस के कारण भी एमएसएमई को क्रेडिट की काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, जिसमें उनको क्रेडिट एक्सेस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ कोरोना पेंडेमिक के कारण मार्केट एक्सेस में भी इशू आ रहे थे, तो मार्केट एक्सेस बढ़ाने के लिए, उनको ओवरऑल उनका स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, और जैसे कि आपको पता है कि एमएसएमई सेक्टर काफ़ी बड़ा सेक्टर है जो बहुत ज़्यादा लोगों को इंडिया में एम्प्लॉयमेंट देता है, प्लस ये इंडस्ट्री के टोटल एक्सपोर्ट में इसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, एमएसएमई सेक्टर का। तो इसलिए इसको स्ट्रेंथन करना काफ़ी ज़रूरी है
फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल्सो फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशन। ठीक है, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है आईपीसीसी के बारे में, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। आईपीसीसी के बारे में ये बोल रहा है कि पहला ऑप्शन बता रहा है कि ये किसने सेटअप किया था, डब्ल्यूएमओ ने एंड यूएनईपी ने। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि ये रिपोर्ट जो आईपीसीसी है ये रिपोर्ट करता है द साइंटिफिक बेसिस ऑन विच द कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड बिल्ड देयर पॉलिसी रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये साइंटिफिक बेसिस फॉर्म करता है जितनी भी रिपोर्ट्स है आईपीसीसी की। तो ये सेकंड ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी। दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब हम आईपीसीसी के बारे में देखते हैं। रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि रिसेंटली आईपीसीसी की जो असेसमेंट रिपोर्ट है 6th, उसका थर्ड पार्ट आईपीसीसी ने लॉन्च किया है और उस रिपोर्ट के कारण ये अभी आईपीसीसी न्यूज़ में बना रहा था। उस रिपोर्ट में है क्या? उस रिपोर्ट में बताया गया है कि क्या स्टेप्स लिया जाए टू कीप टेम्परेचर बिलो 2 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल। ठीक है, जो ओवरऑल टेम्परेचर राइज है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है, टू स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग एंड टू कर्टेल दिस और टू रिड्यूस द पेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये आईपीसीसी अपनी असेसमेंट रिपोर्ट्स निकालता है, इसलिए ये अभी न्यूज़ में था। अब मैं जैसे आपको बता दूं कि ये 1988 में सेटअप हुआ था। इसको किसने किया था? वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएमओ एंड यूएनईपी, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था जो करेक्ट है। ठीक है, इसकी मेन एक्टिविटी क्या है? मेन एक्टिविटी है टू प्रिपेयर असेसमेंट रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स एंड मेथोडोलॉजिकल रिपोर्ट्स असेसिंग द स्टेट ऑफ नॉलेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये जो क्लाइमेट चेंज का जो स्टेट है अभी रिसेंटली उसको असेस करता है। और जैसे कि आपको बता दूं कि ये इसकी 6th असेसमेंट रिपोर्ट है। पहले 5 असेसमेंट रिपोर्ट ये निकाल चुका है सिंस 1988, जब से ये फॉर्म हुआ है। ठीक है, IPCC report form the scientific basis on which the countries across the world build their policy response to climate change। अब हमको पॉलिसी एक बनाना है क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को फेस करने के लिए। तो उस पॉलिसी को बनाने के लिए हमें एक डाटा रिक्वायरमेंट होगा कि क्या इसकी स्पीड है क्लाइमेट चेंज की, क्या रिसेंट अभी स्टेटस है क्लाइमेट चेंज का। तो उसको ये जो इसकी रिपोर्ट है वो आईपीसीसी प्रोवाइड करता है, ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड करता है और यही डिटेल्स को यूज़ करके सारी गवर्नमेंट्स अपने टारगेट सेट करती है। ठीक है, और पॉलिसीज़ बनाती है रिगार्डिंग रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब इट आस्क्ड साइंटिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड टू गो थ्रू ऑल द रिलेवेंट साइंटिफिक लिटरेचर रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज एंड ड्रॉ अप लॉजिकल कंक्लूजन्स। जनरली ये स्टेप्स नहीं बताता है, जनरली ये बताता है कि रिसेंट सिनारियो क्या है। इट इज़ अप टू द कंट्रीज टू जज एंड टू फ्रेम पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू देयर ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिपोर्ट्स या अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, ये सिर्फ एक बेसिक रिपोर्ट प्रोवाइड करता है जिसमें ये सारी चीज़ें डाल देता है कि अभी स्टेटस क्या है, इसी स्पीड से चले तो 2 डिग्री राइज कब तक हो जाएगा, और ये जो टारगेट इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रखा है कि कब तक 2 डिग्री इंक्रीज नहीं करना है या 1.5 डिग्री तक ही रखना है, तो ये टारगेट अचीव होगा कि नहीं करंट पेस से, ये सब भी ये रिपोर्ट में बताता है। ठीक है, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है एबेल प्राइज। एबेल प्राइज के बारे में बता रहा है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला बोल रहा है कि ओनली पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू हैव वॉन दिस प्राइज इज श्रीनिवास SR वराधन। ये इंडिया के इंडियन ओरिजिन के सिर्फ एक ही पर्सन है जिनका नाम दिया गया है जिनने ये प्राइज जीता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन बोल रहा है एबेल प्राइज हैज नो एज लिमिट एंड इज मोर ऑफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सेलिब्रेटिंग इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू द फील्ड ऑफ फिजिक्स। यहाँ याद रखना है हमको इसको। ये 2 ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसमें यह पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। तो इसने इनकरेक्ट पूछा है तो 2 ओनली वाला आंसर होगा। ठीक है, अब हमें ये भी याद रखना है, अच्छे से ध्यान देना है कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। अब हम देख लेते हैं। रिसेंटली इसी साल 2022 के लिए एबेल प्राइज मिला है इनको। इनका नाम है डेनिस पर्नेल सुलिवन। ठीक है, अभी रिसेंटली नॉर्वेजियन कमिटी ऑफ साइंस एंड लेटर्स हैज़ अवॉर्डेड एबेल प्राइज फॉर ईयर 2022 और ये मैथमेटिशियन है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों था, क्योंकि वहाँ पर फिजिक्स दिया हुआ था। अब ये जो है किसके ऊपर है एबेल प्राइज? ये नॉर्वेजियन मैथमेटिशियन थे नील हेनरिक एबेल,
उनके ऊपर दिया जाता है, उनके नाम के ऊपर है एबेल प्राइज। प्राइज 2002 में इंस्टीट्यूट किया गया था और टू कमोमरेट हिज 200th बर्थ एनिवर्सरी, जो ये हैं इनकी 200th बर्थ एनिवर्सरी को कमोमरेट करने के लिए 2002 में ये स्टार्ट किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ओनली पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू हैव वॉन दिस अवार्ड इज श्रीनिवास एसआर वरादन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में हमारा पहला पार्ट जो सेकेंड ऑप्शन का था वो करेक्ट होगा कि इसकी कोई एज लिमिट नहीं है और ये मोर ऑफ ए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू ए फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, ये याद रखना है, इसको हम मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज भी बोलते हैं मैथमेटिक्स के फील्ड में। ठीक है, ये उसके इक्विवेलेंट है, तो ये मैथमेटिक्स है, फिजिक्स नहीं है, इसलिए सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। जो पहला नोबेल प्राइज अवार्ड जो दिया गया था 2003 में वो फ्रेंच मैथमेटिशियन को दिया गया था, जीन पियरे सेयर। ठीक है, इनको ये अवार्ड दिया गया था। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड है उसके रिगार्डिंग इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन बोल रहा है दीज बॉन्ड्स आर इशूड इन डिनोमिनेशंस ऑफ 10,000, 1 लाख एंड 10 लाख ओनली। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द ऑथोराइज्ड बैंक टू इशू सच बॉन्ड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब हम देखते हैं कैसे इनकरेक्ट है। ये भी इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ओनली दिया गया है। जैसे मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट को अच्छे से देखना है। जनरली देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एक्सट्रीम स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, पॉसिबिलिटी रहती है कि वो गलत होते हैं एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स। पर ये हमें गेस वर्क कब करना है, जब हमें उसके बारे में पता नहीं है या हमको वो चीज़ पता है, तब हमें ये गेस वर्क नहीं करना है। ठीक है, अब देखते हैं हम दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों हैं। रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है कि विल हियर पिटीशन अगेंस्ट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है उसके अगेंस्ट जितनी भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है उसके रिगार्डिंग हियरिंग करेगी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यह भी एक्सेप्ट किया है सीजीआई ने। अब मैं बता देता हूँ आपको, इलेक्टोरल बॉन्ड जो इंट्रोड्यूस किया गया था फाइनेंस बिल 2017 से इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स है क्या, ये है इंटरेस्ट फ्री बियरर इंस्ट्रूमेंट्स। इंटरेस्ट कुछ नहीं होता इसमें, बियरर इंस्ट्रूमेंट्स है। जैसे प्रॉमिसरी नोट रहते हैं कि जो दे रहा है वो प्रॉमिस करता है टू पे सच अमाउंट। ठीक है, इसके बाद ये बॉन्ड एसबीआई इशू करता है, नॉट आरबीआई, इसलिए सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। इन डिनोमिनेशन ऑफ 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़। 1 करोड़ उसमें मेंशन नहीं था हमारे ऑप्शन में, वहाँ सिर्फ था 10 लाख तक। ठीक है, तो वो ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमें याद रखना है कि किस डिनोमिनेशन में एक्सेप्ट किया जाता है, 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़। These can be redeemed only by eligible party by depositing them in its designated account maintained with the bank। ये कौन रिडीम कर सकता है, सिर्फ एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टीज, और वो भी उनके जो डेजिग्नेटेड अकाउंट है जो पहले से उन्हें डेजिग्नेट किया गया है इस पर्पस के लिए, उस अकाउंट में ही ये रिडीम किया जाता है। ठीक है, और जो बैंक मेंटेन करती है। ठीक है, उसके बाद एसबीआई इज द ओनली ऑथोराइज्ड बैंक टू इशू सच, ये याद रखना है हमें। इसे बॉन्ड को एक्सेप्ट करने के लिए सिर्फ एसबीआई ही ऑथराइज्ड बैंक है, नॉट आरबीआई। These bonds can be purchased by a person who is citizen of India or entity incorporated or established in India। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिटेल याद रखनी क्योंकि अभी ये न्यूज़ में था। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और इनका डिस्कशन आप देखिए, इनको रिवाइज कीजिए, और देर आर हाई पॉसिबिलिटीज दैट सम ऑफ दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली और indirectly in the examination. Okay, and don't forget to like and share this video. Thank you so much.